पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक अननोन आदमी उस स्ट्रीमर को घसीटता हुआ एक सुनसान जगह पे ले जाता है और फिर उसे चाकू मार देता है। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां वो सारे लोग थे जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन में झगड़ा कर लिया था। हमें तो पता था कि झगड़ा डिटेक्टिव मून के कहने पे ओखोई ने शुरू करवाया था, पर यहाँ पे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और सब बस एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। दूसरी तरफ हम येबन को देखते हैं। उसे अब उस औरत की मेमोरीज से ये पता चल चुका था कि उसके ग्रैंडफादर ने ही असेंबलीमैन चा के डॉक्यूमेंट को चुराया था। अपने ग्रैंडफादर के घर से निकलने पे वो उनके रूम जाकर डॉक्यूमेंट ढूंढने लगती है। इधर उसके ग्रैंडफादर को बाहर आने पे रियलाइज होता है कि फोन तो वो अंदर ही भूल आए हैं, तो वो वापस अंदर जाते हैं। अंदर येबन को वो डॉक्यूमेंट मिल ही जाता है जिसमें डोनर्स के नाम थे और अपने ग्रैंडफादर के अंदर आने तक वो बाहर निकल चुकी थी, पर गलती से दरवाजा थोड़ा खुला रह गया था जो उसके ग्रैंडफादर ने नोटिस कर लिया था। डॉक्यूमेंट लेकर येबन अपने ऑफिस पहुंची ही थी कि मून वहां आ जाता है। वो येबन से पूछता है कि क्या सच में उसे उस औरत के मेमोरीज में कुछ नहीं दिखा था, तो येबन कहती है कि उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। फिर वो मून के फोन से अपने वीडियोस डिलीट करती है जिससे उसने उसे ब्लैकमेल किया था। मून थोड़ा इम्पेशेंट हो रहा था। वो कहता है कि इस शहर में कुछ गड़बड़ जरूर हो रहा है और येबन से कहता है कि उसे अपने पावर्स इम्प्रूव करने चाहिए। येबन पूछती है कि मुझे तो कुछ नहीं दिखा, तो अब तुम क्या करोगे? तो मून कहता है कि करना क्या है, मैं किसी भी हाल में कल्प्रिट को पकड़ के ही रहूंगा। ऐसे भी ये केस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर येबन और टेंशन में आ जाती है और डॉक्यूमेंट रिटर्न करने असेंबलीमैन चा के ऑफिस पहुंच जाती है। डॉक्यूमेंट दरवाजे पे रख के वो जैसे ही पलटती है, उसके ग्रैंडफादर वहाँ खड़े थे। वो डॉक्यूमेंट वापस मांगते हैं तो येबन पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया? मिस्टर चा तो आपके लिए बेटे के जैसे हैं, क्या आपने ये सब पैसों के लिए किया? तो वो बोलते हैं कि तुम्हें सब बाद में पता चल जाएगा और येबन को हटाकर डॉक्यूमेंट लेने आगे बढ़ते हैं। येबन पहले तो अच्छे से रोकने की कोशिश करती है, फिर थोड़ा गुस्से में कहती है कि आप कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आपने मुझे अपने साथ रखा ही क्यों था जब आप मुझे देखना भी नहीं चाहते? येबन के ग्रैंडफादर बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। शामन पार्क एकदम सुबह जंगल में कुछ रिचुअल कर रहा था तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती है। वो डरता हुआ जाकर देखता है तो आवाज जमीन के अंदर से आ रही थी। पता चलता है कि किसी ने एक पपी को जिंदा दफना दिया था। वो सुनवो के साथ पपी को लेकर येबन के पास पहुंचता है। वहाँ सुनवो कहता है कि जिस मॉन्स्टर ने ऐसा किया है उसे जस्टिस जरूर मिलनी चाहिए। येबन को पता था कि क्या करना है। वो जाकर पपी के बम को छूती है तो उसे पपी का ओनर दिखता है जो उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करता था और उसी ने उसे दफना भी दिया था। इधर पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव जंगमुक मून को बताता है कि असेंबलीमैन चा को वो डॉक्यूमेंट मिल गया है जो उनके ही सेफ में था। मून को अजीब लगता है क्योंकि उन लोगों ने खुद भी सेफ में ढूंढा था। वो अभी भी चोर को ढूंढना चाहता था पर जंगमुक उसको रोक लेता है क्योंकि मिस्टर चा ने केस क्लोज करने को बोल दिया था। सीन शिफ्ट होता है और हम ओखोई को उसके डैड के साथ देखते हैं। दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ उनके लिए काम करने वाला एक आदमी आता है जिसका नाम अली था और बताता है कि उनके बोट से फिश फाइंडर यानी मछली ढूंढने वाली डिवाइस चोरी हो गई है। इसके लिए जंगमुक और मून को बुलाया जाता है। वो पूछता है कि उन्हें किसी पे शक है क्या, तो ओखोई की मॉम अली का नाम लेती है और बताती है कि जहाँ वो पहले काम करता था वहाँ भी ऐसी चोरी हुई थी, पर ओखोई के डैड ये मानने को रेडी नहीं थे कि अली ऐसा कुछ कर सकता है। जंगमुक मून से कहता है कि ये कोई आम चोरी नहीं है, ये किसी गिरोह का काम लगता है क्योंकि फिश फाइंडर्स की चोरी आसपास के भी कई जगहों में हो रही है। तभी दोनों को कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। देखते हैं तो ओखोई थोड़ी दूर पे बैठी अकॉर्डियन बजा रही थी। उसे मून पे क्रश जो था। येबन की आंट उसके पास आकर बैठती है। वो समझ रही थी कि ओखोई को कोई पसंद आ गया है। वो जंगमुक की तरफ देखकर कहती है कि मुझे भी अपनी कोई चीज वापस चाहिए। मून फिर येबन के पास जाकर अपने साथ काम करने को बोलता है तो येबन कहती है कि पहले उसे उसकी हेल्प करनी होगी। वो उसको वो पपी को दिखाकर उसके ओनर के बारे में बताती है और कहती है कि हमें उसे ढूंढना होगा। मून तो पहले अपना केस सॉल्व करना चाहता था पर येबन नहीं मानती तो मून उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाता है। दोनों पहले पार्क से क्वेश्चंस पूछने पहुंचते हैं क्योंकि उसे ही तो पहले पपी मिला था। सुनवो भी वहाँ आता है और कहता है कि वो हेल्प करना चाहता है।
मून कहता है कि कल्प्रिट यहाँ का नहीं होगा पर इस एरिया से फेमिलियर होगा, क्योंकि अगर कोई किसी से पीछा छुड़ाना चाहता है तो वो दूर किसी जगह के बारे में सोचेगा, पर ऐसी जगह जहाँ उसे पता हो कि वो पकड़ा ना जाए। हमें क्राइम सीन में एविडेंस तो ढूंढना ही होगा, साथ में उस कार को भी ढूंढना होगा जिससे वो वहाँ आया होगा। येबन को तो चांस मिल जाता है। वो तुरंत कहती है कि मैं और सुनवो जाकर एविडेंस ढूंढेंगे, तुम दोनों कार ढूंढो। अगले दिन सुनवो और येबन क्राइम सीन जाते हैं तो सुनवो बहुत सीरियस सा था। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया से सारे बुरे लोग गायब हो जाए। वो वहाँ की फोटोज लेता है और कहता है कि वो सोशल मीडिया पे ये फोटोज और पपी की फोटो पोस्ट करेगा, शायद कोई टिप मिल जाए। दूसरी तरफ मून सारी रात जागकर उन सारे कार्स के नंबर नोट करता है जो उस एरिया के पास के पार्किंग लॉट में पार्क थे, पर अब तक उसे कुछ नहीं मिल पाया था। वो येबन से कहता है कि वो फिर से पपी के बम को छुए, तो येबन कहती है कि वो ठीक से देख नहीं पा रही क्योंकि पपी की कंडीशन भी ठीक नहीं है। मून उसके पावर्स का मजाक उड़ाता है तो येबन बताती है कि उसके पावर्स अपग्रेड हुए हैं। पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट में देखती थी पर अब कलर में देखती है। दोनों को रियलाइज होता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मून ने उसके हाथों का मसाज किया था, मतलब हाथों के केयर करने पे पावर्स अपग्रेड हो सकते हैं। येबन फिर मून के साथ एक सैलून जाकर अपने हाथ की पैम्परिंग करवाती है और पैसा मून से ही दिलवाती है। वापस आकर जब वो पपी के बम को छूती है तो मेमोरीज अब उसे ज्यादा क्लियर क्वालिटी में दिख रही थी, जैसे रिजोल्यूशन अपग्रेड हो गया हो। इसलिए फिर वो मून के साथ जाकर एक सुंदर सा रिंग खरीदवाती है। इस बार पपी को छूने पे वो मेमोरीज को डेट के हिसाब से ब्राउज कर पा रही थी, पर अब भी उसे कुछ यूजफुल नहीं दिखा था। फिर वो मून से बहुत सारे सप्लीमेंट्स खरीदवा कर खाती है और इस बार पपी को छूने पे वो उसके एड्रेस को देख पाती है। दोनों पपी के साथ उस एरिया पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स थे, तो येबन पपी को खुला छोड़ देती है और उसे फॉलो करते हुए वो उसके ओनर के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। मून उसे मारने लगता है तो वो पपी उस पे ही भौंकने लगता है। इतने अब्यूज के बाद भी वो अपने ओनर को बचा रहा था। मून उस आदमी को एनिमल क्रुएल्टी के लिए अरेस्ट कर लेता है और येबन पपी को अपने पास रख लेती है। अब ये केस तो सॉल्व हो गया था, तो मून उसे अपने केस के लिए लेकर जाता है और कहता है कि अली के बम को छूकर ये देखे कि उसने फिश फाइंडर चुराया है या नहीं। पर अब ऐसे ही येबन उसके बम को कैसे छूती, तो मून जाकर उसके बम पे एक च्युइंगम चिपका देता है और येबन च्युइंगम हटाने के बहाने से छूती है और मून को फिर बताती है कि उसने चोरी के बारे में तो कुछ नहीं देखा, पर वो पूरा दिन एक कॉफी शॉप पे था अकेला। येबन ये भी बताती है कि आजकल वो किसी आदमी से मिला करता था। क्या बात करता था ये नहीं पता, क्योंकि वो लोग दूसरे लैंग्वेज में बात करते थे, शायद अरेबिक में। येबन से कुछ हेल्प नहीं मिलने पे मून उसके हाथ से जबरदस्ती वो रिंग लेने की कोशिश करने लगता है। ओकोई अपने शॉप से ये सब देख रही थी। उसे येबन पे गुस्सा आता है और वो उसको डराती भी है, तो येबन क्लियर करती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रही हूँ चोर को ढूंढने में। इधर मून येबन के लिए एक बुक लेकर आता है ताकि वो अरेबिक सीख सके। ना चाहते हुए भी येबन कोशिश करती है और कई दिनों तक ट्यूटोरियल्स देखती है। इस बीच मून उस पे प्रेशर भी डालता रह रहा था। येबन परेशान हो गई थी और मूड फ्रेश करने वो सुनवो से मिलने पहुंचती है। उस समय अली वहाँ से निकल रहा था। उसे फिर पता चलता है कि सुनवो को अरेबिक आता था। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे थोड़ा सिखा दे। सुनवो मान जाता है और जब वो पार्क को इंग्लिश सिखाता था उस समय वो येबन को अरेबिक भी सिखाने लगता है, पर येबन मेमोराइज ही नहीं कर पा रही थी। काफी मेहनत से येबन अरेबिक वर्ड्स को प्रोनाउंस करना थोड़ा सीख जाती है। वो पूरी रात जागकर अली के मेमोरीज में जो बातें बोली गई थी उसे पेपर पे लिखती है। फिर वो सुनवो के पास जाकर उसे दिखाकर पूछती है कि उसने ये कहीं सुना तो इसका क्या मतलब है। लिखा तो ठीक से नहीं था, पर सुनवो तोड़ तोड़ कर मीनिंग बताता है तो कुछ ऐसा मतलब होता था कि मेरी मॉम बीमार है और सर्जरी की जरूरत है तो मुझे पैसे चाहिए। येबन खुश होकर मून को जाकर बताती है कि अली की मॉम को सर्जरी की जरूरत है। मून जाकर अली से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम को सर्जरी की जरूरत है, तो उसके लिए पैसे हैं तुम्हारे पास। अली के चेहरे का रंग उड़ जाता है तो मून कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ये अकेले नहीं किया और कौन कौन इन्वॉल्व है। अली किसी का नाम बताता है तो मून सीधे उसे अरेस्ट न करके येबन को भेजता है उसके बम को छूने ताकि वो पूरे गैंग का पता लगा सके। येबन जल्दी से उसके बम को छूकर भागती है और उसके मेमोरीज में जो जगह दिखती है दोनों वहाँ पहुँचते हैं।
वहाँ उसे अली के मेमोरी वाला आदमी दिखता है। येबन के मना करने पे भी मून अकेला उसे अरेस्ट करने घुसता है तो अंदर से बहुत सारे लोग आ जाते हैं। मून के कहने पे येबन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर और भी लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और दोनों को ही बांध देते हैं। जहाँ वो लोग बंधे थे उसके दूसरे साइड दो लोग आपस में बात कर रहे थे। एक कहता है कि हम चोरी जरूर करते हैं पर लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाते, तो दूसरा कहता है कि हम इन्हें जाने नहीं दे सकते, हमें जेल हो जाएगी, हमें इन्हें ठिकाने लगाना होगा। येबन उनकी बातें सुन रही थी, उसे थोड़ा बहुत समझ आता है तो वो मून को बताती है कि वो लोग हमें पानी में फेंकने वाले हैं। येबन खुश होने लगती है ये बोलकर कि मुझे अरेबिक समझ आ रहा है, तो मून उसे डांटता है कि अभी खुश होने का समय है क्या। मून कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है पर छुड़ा नहीं पाता। तभी वो लोग वहाँ आ जाते हैं, उनमें अली भी था। वो लोग दोनों को बोट में कहीं ले जाने लगते हैं और बीच लेक में ले जाकर उन्हें पानी में फेंक देते हैं। दोनों डूबने लगे थे, तभी कोई तैरता हुआ उनके पास आकर उन्हें बचा लेता है। वो अली ही था। मून फिर दोनों के साथ उसी जगह पे जाता है और इस बार अकेला सबसे फाइट करता है और एकदम अच्छे से सबकी धुलाई करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अली चोरी करना एक्सेप्ट करके ओकोई के डैड से सॉरी बोलता है। मून उसे अरेस्ट करके ले जाने लगता है तो ओकोई के डैड उसे बचाने की कोशिश करते हैं ये बोलकर कि मेरा फिश फाइंडर तो कभी चोरी ही नहीं हुआ था, मैंने तो उसे बेच दिया। पर मून नहीं मानता और उसे ले जाता है। लास्ट सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो फिशिंग कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था पर उनसे थोड़ी दूर पे ही एक लड़की की बॉडी थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।